नमस्कार दोस्तों। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इनकी ब्रांड से अपरिचित होगा। जिसका नाम है अडानी विल्मर की उसकी ब्रांड्स आती है जिसका नाम है फॉर्चून। इसके बारे में मुझे लगता है कि अक्सर लोगों तक पता होगा। फॉर्चून जो ब्रांड है वो अडानी साहब की है और अडानी विल्मर जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है। विल्मर उसके साथ जॉइंट वेंचर में काम कारोबार चलती नजर आती है। जिसका जो कि देखा जाए तो ये मार्केट में लिस्टेड है और लिस्टेड के साथ साथ इसमें ये नहीं जो मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे शेयर होल्डर है। नियरली देखा जाए करीब 11 साढ़े 11 लाख से ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डर इस कंपनी में बनते नजर आते हैं। तो ये देखा जाए से हम शेयर होल्डर की एक नंबर की बात कर रहे हैं जहाँ पे साढ़े 11 लाख इंटरेस्टेड लोग यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो क्या इस स्टॉक की पोटेंशियल बनती नजर आती है या मार्केट में क्या उस ऐसा डायरेक्शन तो नहीं जहां पे मार्केट में लगातार गिरावट चलती नजर आती है। तो आज इसी पे कंप्लीट स्टडी करने के बाद करने का प्रयास करेंगे। जानेंगे अडानी विल्मर के बारे में जो कि इंडिया के सबसे बड़े कह सकते हैं कि घरेलू जो खाने पीने वाली चीजें होती है उसको पैकेजिंग करके और बना बेचती है। साथ में आजकल इसका चावल दाल आटा भी आता है जो एक घरेलू चीजों के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इसमें कंपनी में ये निकल के आती है, जो कंपनी जो एडिबल्स ऑयल है उसमें सबसे नंबर वन पे कारोबार करती है। जिसकी कंपटीटर में देखा जाए तो पहले रुचि सोया था, आजकल पतंजलि हो गया है और मैरिको है जो कि एडिबल्स ऑयल में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इंडिया के एडिबल्स ऑयल जो खाने पीने वाली जो ऑयल्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो यदि मार्केट कैप की तरफ ध्यान दिया जाए तो मार्केट कैप्चर जो है यही यही दो तीन कंपनी ने कर रखा है, जिसमें एक अदानी है, दूसरा नाम निकल के आती है जिसका नाम है पतंजलि और ढेर सारी कंपनी जैसे ढेर सारी कंपनियां हैं। तब फिलहाल आज चर्चा करने वाले हैं अडानी बिल्मर के बारे में, आखिर क्या इसकी पोटेंशियल है। जहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस में देखा जाए नियरली एक साल में क्या कहती है, एक साल में 17% गिरावट है। 6 महीने में देखने को मिलती है करीब 8% गिरावट। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है जहाँ पे लगातार इसके लेकिन तो एफ से ये प्रोडक्ट है तो लगातार गिरावट का माहौल क्यों निकल के आते हैं। जबकि आप देखते होंगे एक आम तौर पे ज्यादातर ज्यादा सेल्स की देखा जाए तो एक नजर में आती है जो अच्छा सबसे ज्यादा सेल्स तो फॉर्चून का होता है हर जगह में। खास क्रेडिबल्स वाले में सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर तो उसी का है। साथ में आजकल तो और ढेर सारा प्रोडक्ट है जो कि एग्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, सब के सब पैकेजिंग करते नजर आते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करने प्रयास करेंगे जहां पे इंटरेस्ट ऑफ जो पब्लिक है, अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो भी निकल के टोटल की बात करें तो निकल के आते हैं 11 साढ़े 11 लाख लोग इसमें इन्वेस्टेड तौर पे निकल के आते नजर आते हैं। तो चलिए हम कंप्लीट लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, अदानी विल्मर के बारे में, परसेंटेज ऑफ ग्रो के बारे में देख लिया। अब आते हैं इसकी स्टॉक पी की तरफ। स्टॉक पी इसके बारे में क्या कहती है। स्टॉक पी एक कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जो करंट मार्केट प्राइस कहती है वो उसका दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो ईपीएस को यदि करंट मार्केट प्राइस को ईपीएस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो स्टॉक के पी निकल के आती है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, यदि इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का ईपीएस 1 रुपया 14 पैसे कैसे आता है। क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो करीब नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है, 130 करोड़ की नंबर ऑफ शेयर है। और हम लोग कहते हैं इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या है, 130 करोड़ तो इसका शेयर है और 1 रुपया 14 पैसे के हिसाब से इनका अर्निंग पर शेयर आता है, जबकि इनका फेस वैल्यू कितना कहता है, 1 रुपये का। ये तो था पहला पॉइंट। अभी देखिए मैं कई बार कहता हूँ ना, जो अपने स्टडी में कहता हूँ, तो एक समझने के पर्पज से कोई भी यदि किसी स्टॉक को समझने का प्रयास करते हैं तो उसको देखा जाए तो स्टॉक का पी बेसिकली मुझे कहता है, कई बार मैंने देखा है कि कुछ नहीं होता है। स्टॉक पी एक ये दिखाता है जो अभी स्टॉक फिलहाल किस लेवल पे ट्रेड करती है। और इंडस्ट्रियल का पी क्या कहता है, इंडस्ट्रियल का पी कहती है 23.2 का, 23.20 का। और इसका पी क्या कहता है, 272 का। सोचिए इन दोनों में कितना आकाश जमीन और आकाश का फर्क निकल के आता है ना। जैसे इंडिया में गरीबी एक तरफ और अमीरी एक तरफ, ऐसे ही यहाँ पे क्या निकल के आती है, एक जगह गरीबी निकल के आती है जहाँ पे इंडस्ट्रियल की बाकी सारी कंपनियां क्या कहती है, एवरेज 23.20 का। और यहाँ पे इनका जो मार्केट पोटेंशियल है वो निकल के आती है 272।
आगे चलते हैं। दूसरा एस्पेक्ट आता है जिसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके बारे में देखा है तो कहती है 0.32 का है। करंट रेशियो कहता है 1.22 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू कहता है कितना, 5 गुना बढ़ चुका है। और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे जो कि इनकी क्या है, इनकी अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूएशन की वैल्यू निकल के आती है, वो कहता है 43 रुपए 10 पैसे। सोचिए, इनकी ये वैल्यूएशन ये है, बुक वैल्यू कहता है 64 रुपए का, अर्थात बुक वैल्यू से भी जो इनकी एसेट्स है ना वो काफी कम है। इसका जो है सही उदाहरण ये है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। सही उदाहरण है जो एनएससी के वीटा वर्जन में मुझे एक अच्छा सा फीचर्स नजर निकल के आता है, जो समझ में आता है। जिनका देखें तो नेटवर्थ क्या कहती है इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे नेटवर्थ का तादाद क्या है, नेटवर्थ की तादाद जो है, देखिए किस हिसाब से नेटवर्थ बढ़ती नजर आती है। नेटवर्थ की तादाद ये है, और रेवेन्यू का तादाद देखिए, रेवेन्यू कहाँ से कहाँ चलती नजर आती है। खास के 24 में यहाँ पे आकर के रेवेन्यू मॉडल भी इनका, ये कहते हैं ना गड़बड़ा, जिस तरह से पूरा के पूरा शटडाउन की तरफ चला गया, तो वही थोड़ा सा इनका एक तरह से गिरावट में देखने को नजर आता है। इसके बाद देखा जाए इस कंपनी को लेकर के, तो इसमें प्रॉफिट की पार्ट देखिए, यदि इतनी सारी क्या कहते हैं रेवेन्यू मॉडल है इसको लेकर के, तो प्रॉफिट का पार्ट कहाँ गया, तो प्रॉफिट के बाद जमीन लेवल पे अटकी पड़ी है। यही तो इसकी क्या, इन्होंने मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास किया, पूरे पूरे मार्केट कैप्चर हो गया किसके बेसिस पे, रेवेन्यू के बेसिस पे। चलिए इसको स्टैंड लोन तुमने देखा, कंसोलिडेटेड डेटा क्या कहती है, कंसोलिडेटेड डेटा में भी सेम एज द स्टैंड लोन डेटा के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जो इनका नेटवर्थ है वो नेटवर्थ क्या कहती है, बहुत ज्यादा पुल बैक नहीं था नेटवर्थ के अंदर, प्रॉफिट एक जमीनी लेवल पे अटकी पड़ी हुई है। और रेवेन्यू मॉडल देखिए, रेवेन्यू मॉडल कहाँ से कहाँ चला जाता है, ये इनके लिए देखिए। खास के 2023 में, 2022 में एक लंबी सी उछाल आई थी, लेकिन फिलहाल 24 में इसकी उछाल को एक हल्का सा नुकसान पहुंचा, निकल के आया। तो चलिए इसको सेगमेंट वाइज डिटेल मिल जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है, सेगमेंट वाइज देखने का प्रयास कर लेंगे। तो चलिए आगे आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, जहां पे हमने देखा कि इनकी स्टॉक पी के बेसिस पे देखा जाए कि स्टॉक पे आकलन किया जाए, तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा इसके बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत सारा बहुत ज़्यादा मार्केट को रिएक्ट कर चुकी है। इसके बाद यदि स्टॉक डेट्स की तरफ देखा जाए तो डेट्स की बेसिस पे क्या हो सकता है, इनका प्रॉफिट क्वार्ट को कमी हो सकती है, तो इसको भी हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बातें करते हैं कंप्लीट स्टडी की, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी को लेकर के चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे हम आपके साथ कुछ ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, इनके बाद ब्रांड्स की बात करते हैं। कहती है इनके ब्रांड्स में मेन ब्रांड्स क्या है, एडिबल्स ऑयल और इंडस्ट्रीज एसेंशियल की बात करती है। फूड्स एंड एफएमसीजी में है, तो एडिबल्स ऑयल में इनके पास क्या निकल के आती है, देखिए नजर डालते हैं। कहती है एडिबल्स ऑयल में इनके पास क्या क्या है, इस एडिबल्स ऑयल है, स्पेशलिटी फैट्स हैं, लॉरिक्स रेंज हैं, वनस्पति ऑयल्स हैं, एडिबल्स ऑयल हैं, और मतलब ढेर सारे ब्रांड्स इनके पास, ढेर सारे अलग अलग पैकेजिंग के थ्रू आती है। इसके बाद देखा जाए, मैं कहता हूँ इसका और क्या होता है, इसके पास देखा जाए तो और एफएमसीजी प्रोडक्ट में और क्या है इनके पास, एफएमसीजी प्रोडक्ट में कुछ और चीज़ें निकल के आती है, जहाँ पे एफएमसीजी फूड्स एंड क्या निकल के आती है। कहती है अबाउट द फूड एफएमसीजी में क्या क्या, सोया चुनका है, बेसन सत्तू है, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जहाँ पे इन्होंने पल्सेस है, दाल की भी आजकल पैकिंग करके आती है, मतलब कोई भी ऐसा मुझे लगता है कि कोई एग्रीकल्चर की कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिनको ये पैकेजिंग आजकल नहीं करते हैं। क्योंकि मैं जब किसी बड़ी शॉप पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये भी आ गया, अच्छा ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा सा कि जो सोचते हैं थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, अच्छा ये जो स्टॉक में लगातार इसकी रिवेन्यू बढ़ती है, रिवेन्यू की वजह से प्रॉफिट का पार्ट कहाँ गया इसका। तो चलिए, क्या प्रॉफिट के पार्ट डेट्स में तो छुप नहीं गया, तो पीयर्स की तरह कंपेयर करें तो पीयर्स में जो क्या ना, इसका मैरिको आता है, पतंजलि फूड्स है, अदानी विल्मर है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स हैं, गोकुल एग्रो है। इन सभी की यदि पीयर्स को देखा जाए, जहाँ पे 17 कंपनी का पीयर्स देखा गया, तो वो कहती है 23.23 का। इसमें कहती है कि सबसे अभी सबसे ज्यादा मार्केट किसका पोटेंशियल भागती नजर आती है, वो मार्केट में करंट प्राइस किसकी भागती नजर आती है, वो है भागती नजर 330 चीजें अदानी विल्मर का। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है पतंजलि, तो पतंजलि का भी काफी ऊंचली लेवल तक जा चुका है, लेकिन इसका अभी भी पोटेंशियल बनती नजर आती है, क्योंकि एवरेज हिसाब से देखा जाए तो यदि अदानी उतना जंप कर सकते तो ये भी जंप कर सकते, तो इसका मार्केट पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है।
जबकि मार्केट कैप भी जो मैरको देखा जाए, मैरको जो पतंजलि सेकंड थर्ड नंबर इज अदानी बिलवर। ऐसे ही यदि हम कंपेयर करें यहाँ पे डेटा को, जहाँ पे बीएनएससी पे ऊपर डेटा को कंपेयर करें, स्टैंडअलोन में कहती है अदानी बिलमर इज टॉप, पतंजलि इज द सेकंड नंबर, गोकुल एग्रो इज इसके हिसाब से कहते हैं गोकुल एग्रो इज द किसके बेसिस पे ये करती है, मैं कहता हूँ ये स्कैनर जो स्कैनर है वो करती है मार्केट कैप के बेसिस पे फिल्टर। ठीक है, ये करती है मार्केट कैप के बेसिस पे फिल्टर, और जो एनएससी का बीटा वर्जन है वो कहती है किसके टोटल रिवेन्यू मॉडल के ऊपर फिल्टर करता है। स्टैंड लोन में सबसे बड़ा क्या निकल के आया, अदानी बिलमर, सेकंड है पतंजलि, तीसरा नंबर गोकुल एग्रो, इसके बाद निकल के कंसोलिडेटेड डेटा में कौन कहता है नंबर वन इज अदानी, सेकंड इज पतंजलि, थर्ड इज गोकुल एग्रो, फोर्थ इज मैरिको, गोकुल और ढेर सारा कंपनी है इसके लिस्ट में। तो इसमें देखा जाए अदानी विल्मर के बारे में, जहाँ पे लगा जो कि सबसे ज्यादा क्या करती है पता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बाद भी, रेवेन्यू के बाद भी प्रॉफिट का पार्ट काफी कम है। और पतंजलि में यहाँ पे देखने को ना कि गिरावट देखने को मिलती है, एक लॉस का मेकिंग देखने को मिलती है इसके बेसिस डेटा के बेसिस पे। मैं अपनी डेटा नहीं कहता हूँ, इसके डेटा के बेसिस पे यहाँ पे नुकसान देखने को मिलती नजर आती है। चलिए आगे चलते हैं इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी के लिए। अब आते हैं इसकी सेंटिमेंटल को लेकर के। सबसे पहले सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सेंटिमेंटल देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कि एक्विजिशन करती है। सोचिए जो कंपनी की खास के क्या है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, लगातार क्या होती है, एक कुछ ना कुछ नई करती है। अब यहाँ पे एक्विजिशन की बात आती है, एक्विजिशन के बाद हम लेने का प्रयास करते हैं, एक्विजिशन क्या करती है, कैसे क्यों करती है। तो देखिए एक्विजिशन की बात करती है अदानी विल्मर लिमिटेड ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया एक्सचेंज को, 11 जुलाई के एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन दिया। तो साहब जी सुनिए, हमने क्या किया है, हमने किया है एक टेकिंग द मेजोरिटी स्टेक ऑफ द 67% ऑफ द ओमकार केमिकल्स इंडस्ट्रीज। ये कंपनी क्या करती थी, एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाती है। अब इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है ओमकार केमिकल्स इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या करते हैं 67% की अपनी पोजीशन को एक्वायर करते हैं, अर्थात अपनी होल्डिंग बनाते हैं। और कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है, केमिकल्स इंडस्ट्री में काम करती है। कहती है जो एग्रीड जो कि शेयर परचेज एग्रीमेंट जो होता है फॉर द टेकिंग ऑफ द मेजोरिटी स्टेक 67% ऑफ द ओमकार केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात, गुजरात की कंपनी है, उनके उन्होंने एक्वायर किया इस कंपनी को लेकर के। सीधा सीधा इन्होंने कहा इनका एक्विजिशन कॉस्ट क्या रहा, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो चलिए इस बात करते हैं। उन्होंने बात कहा नियरली इस कंपनी को लेकर के, कहा कि इस कंपनी में ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, काफ़ी ज़्यादा 315 करोड़, 315 लाख का है ना। ऐसे पेडअप कैपिटल की बात करते हैं 300 लाख की बात करते हैं। ऐसे ही टर्न ओवर की बात करती करीब 13.95 करोड़ के आसपास, 23-24 का डेटा था। कहती है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी द कैपेसिटी यूटिलाइज ऑन द बिलो द 10% ऑफ द करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ द स्केलिंग अप, और इसके बारे में कहती नजर आती है। इसमें इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कितने में लेते हैं, कहती है नो गवर्नमेंट और द रेगुलेटरी अप्रूवल आर द रिक्वायर्ड, इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। एक्विजिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी द कंप्लीशन विद इन द 3 to 4 मंथ की बात करती नजर आई है। कहती है बाय वे ऑफ द शेयर सब्सक्रिप्शन ऑन द शेयर परचेज एग्रीमेंट्स अदानी विल्मर लिमिटेड विच टेकिंग 67% ऑफ द स्टेक इन द, इस कंपनी में लेने वाली है। चलिए अच्छी बात है, ये कंपनी यहाँ पे 11 तारीख एक्वायर करती नजर आती है। और कहती क्या है, ओमकार केमिकल्स ऑपरेटेड द मैन्युफैक्चरिंग द प्लांट्स इन इन पनोली गुजरात विद द एनुअल कैपेसिटी ऑफ द अराउंड 20,000 मीट्रिक टन ऑफ द surfactant and the further adding capacity of the other product as well। मतलब जो प्रोडक्ट की कैपेसिटी है यहाँ पे 11,000 क्या 20,000 मीट्रिक टन का, उससे भी ज्यादा कैपेसिटी को बिल्डअप करने में लगे हुए हैं। चलिए आगे, जिसमें कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी फूड्स एक्टिविटीज, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, एग्रो केमिकल्स एंड द लुब्रिकेंट्स एंड द पेट्रोकेमिकल पे कामकाज करती नजर आ सकती है। तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट ये था। इसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट की और बात करते हैं। तो कहते हैं इससे पहले इन्होंने एक मीडिया रिलीज भी दिया था, लगता है कि उसी के लिए क्या था कि किसी और के लिए क्या था, उस पर भी नजर डालते हैं। तो मीडिया रिलीज किसके लिए दिया था, उन्होंने दिया था एक मीडिया रिलीज को लेकर के। उन्होंने कहा क्या क्या कहा, कहते हैं प्लीज फाइंड द अटैच विद द प्रेस रिलीज ऑन 11 को किया था। अदानी विल्मर कोलैबोरेट्स विद द अक्षय पत्र फाउंडेशन टू सपोर्ट इट्स मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील में अब ये क्या करेगी, अपनी सहभागिता दायर करने वाली है, जबकि उसका सीएसआर के हिसाब से फंड
रेस जो होती है, सीएसआर में जो फंड उनको देना है, वो इसी के हिसाब से मिड डे मील में अपना योगदान देने वाली है। चलिए लेटेस्ट अपडेट कुछ और की बात करें तो फिलहाल ऐसा देखने को नजर नहीं आती है। और Q1 रिजल्ट का आ चुका है, तब इस पर चर्चा कर, तो अभी फिलहाल चल ही रहा है इसमें, तो हम चलते हैं आगे अगले मूवमेंट के चलते हैं, इसका आखिर क्या निकल के आती है, क्या किसके बेसिस पे, क्वार्टरली डेटा बेसिस पे। क्वार्टरली डेटा कहती है इसके बारे में, जहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डेटा को तरफ ही चलते हैं सीधे सीधे, तो वहाँ पे लगातार क्या हो रही है इनका सेल्स में, सेल्स देखिए लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। हमेशा इनके सेल्स में 2023 के बाद, जो जून में 23 में फिर यहाँ पे बिल्डअप होती, मार्च 23 तक बिल्डअप हुआ था, उसके बाद दोबारा बिल्डअप होना चालू किया, किसके बेसिस पे, क्वार्टरली डेटा बेसिस पे। इसके बाद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, काफी कम हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी कम किया, अर्थात उन्होंने उस पर ही प्रेशर कर दिया कॉस्ट और मटेरियल को लेकर के, तो इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया मार्केट कैप्चर करने की वजह से। और उसके वजह से भी देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट में गिरावट आ गई, जो प्रॉफिट होना चाहिए था क्वार्टरली बेसिस में अच्छी खासी, वहां पे इनकी पिट गई, लंका लग गई। चलिए, अब लंका लगी तो फिर ईयरली भी तो कुछ कहेगी ना, ईयरली क्या कहती है इसके बारे में, तो ईयरली देखिए, ईयरली देखा जाए तो ईयरली कहती है, हाँ एक चीज और, जबकि आप कभी किसी न्यूज आर्टिकल देखते हो तो इसमें एक चीज बताओ, इसमें ऐसा देखने को नजर नहीं आती। वैसे कंपेयर यदि किया जाए, इसका रिजल्ट जब आता है तो उसमें क्या कंपेयर किया जाता है, वो एक देने वाली बात है कि पिछले क्वार्टर को कंपेयर कर दिया जाता है, और दिखता है अच्छा ये तो जंप कर गया मार्केट, ये तो नहीं जंप किया मार्केट। तो यहाँ पे देखने को ईयरली बेसिस क्या कहती है, ईयरली डेटा में ये निकल के आती है, जो लगातार क्या थी, एक बिल्डअप बन रही थी, वहां पे क्या हुआ, इसके सेल्स भी गिर गई 2024 के अंदर। तो 24 के अंदर सेल्स गिरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहा, तो फिर क्या हुआ, इनका इनका काफी प्रॉफिट जो पार्ट्स था वो लगातार जो बढ़ती हुई थी वो गिर गई। उसका रीजन एक और हो सकता है, इंटरेस्ट का पार्ट का बर्डन, वो इंटरेस्ट काट के ज्यादा बर्डन तो नहीं है, 700 750 करोड़ के आसपास का बर्डन है, क्योंकि पहले उससे ज्यादा बर्डन था। तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट, जिसमें अब एक चीज देखने वाली बात यहाँ पे होगी, तो आखिर जो हम अक्सर चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे, जो सेल्स था वो क्या कहता है और डेटर्स क्या कहता है इसके बारे में। या सबसे पहले चलेंगे हम कहाँ पे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखेंगे बोरोइंग्स को पार्ट को लेकर, जेको क्या कहते हैं, डेट्स का क्या रेशियो। तो देखिए डेट्स में क्या हुआ, थोड़ा सा ग्रोथ करती है यहाँ पे पिछले 2024 के अंदर, अर्थात वृद्धि हो जाती है। उसके बाद फिक्स एसेट्स में क्या होता है, जो थोड़ा सा 200 करोड़ के आसपास की ग्रो लेवल बन जाती है, जंप कर जाती है। उसके बाद जो पार्ट्स है, वो पार्ट्स है किसको लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इन्वेस्टमेंट पार्ट में गिरावट आ जाती है, पिछले साल जो रहा उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। अदर एसेट्स में क्या आती है, डेट ट्रेड रिसीवेबल के बाद। अब यहाँ पे एक चीज को मैं लेना चाहूंगा, बड़ी ग्रुप्स है, ये बड़ी ग्रुप्स के अंदर भी एक चीज को मैं लेता हूँ, देख क्या, इनकी ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 1700-1800 करोड़ का है। सोच, इतना तो प्रॉफिट नहीं बनाया कंपनी ने, और मार्केट में इतना पैसा पैसा को फंसा पड़ा है, इनका पैसा मार्केट में क्या है, फंसा पड़ा है। और इनके वेंडर के पास होगा, इनके नीचे वाली कंपनी के पास होगा, हो सकता है इनकी जो सब्सिडरी कंपनी उसी के पास पैसा हो, ऐसा हो सकता है। और वहां से यहाँ पे करने में नहीं आ पा रहा, कुछ ना कुछ वहां से क्या किया, पैसा आया तो फिर उनको कहीं और यूटिलाइज कर दिया, सब हो सकता है। इनकी जो डायरेक्टली जो ट्रेड रिसीवेबल्स वाले पार्ट जो डेटर होंगे, वो ऐसा हो सकता है, उनकी सब्सिडी में हो सकता है पैसा। तो चलिए, इसको हम किस वेरीफाई से करना चाहते थे, इनका टोटल डेटर कहता है 1700-1800 करोड़ मान लेते हैं, 1800 करोड़ का डेटर भरा हुआ है, और सेल्स कितना था, 51,000 करोड़ का, 51,000 करोड़ के 18 में से 1800 करोड़ का क्या डेटर पड़ा हुआ है। और उस डेटर में 1800 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 148 करोड़ का यहाँ पे ये पड़ा है, प्रॉफिट है 148 करोड़ का, और डेटर पड़ा हुआ है 1800 करोड़ का। ये यार पता है, ये एक डिमेरिट लगती है। और पैसा कब आता है इनके पास, तो कहते हैं बाबा, हमारे पास जो पैसा आता है ना, वो पैसा हमारे पास 13 दिन में आ जाता है, इनका दावा तो यही है। इसके बाद कहती है नियरली 56 दिन में पैसा देते हैं वेंडर को। तो देखिए यहाँ पे उनकी वर्किंग कैपिटल बिल्डअप बिल्डअप हो गई इस पैसे से। लेकिन डिमेरिट क्या था, जो डिमेरिट निकल के आती है, जो कि मुझे लगता है बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में ऐसा देखने को नजर नहीं आती, जहाँ पे डेटर्स काफी ज्यादा हो, प्रॉफिट की पार्ट काफी कम हो, तो यहाँ पे एक डिमेरिट देखने को मिला। अब आते हैं एज ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या दर्शाना चाहते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जून तक का अपडेटेड है, उसमें कंपनी ने कहा है कि हमारे पास 87% की होल्डिंग, 88% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास खुद ही है, और 12% की होल्डिंग हमने पब्लिक के लिए दे रखा है। ऐसा है, तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो प्रमोटर के पास पता ही, जो कि इनसे जो कि दो कंपनी इनके पास है जो कि मेन प्रमोटर्स है,
उन्होंने अदानी कमोडिटीज एलएलपी और कौन है लेंसर पीटीसी लिमिटेड, इन दोनों की पोजीशन देखने को बनती नजर आती है इन कंपनी में। इसके बाद कहती है नियरली इस कंपनी को लेकर के क्या कहती है, ना कोई डीआई है ना कोई एफआई है कंपनी में। अभी कंपनी यदि इतना बिल्डअप होता तो कंपनी में इतना डीआई और एफआई क्यों नहीं है यहाँ पे? क्या डीआई एफआई यहाँ से निकल चुका है? ऐसा तो नहीं था पोजीशन। इसको पोजीशन रिकंसिलेशन करके देखते हैं। तो रिकंसिलेशन करने के बाद पता चला जो कंपनी में कभी किसी टाइम में एफआई तो था, एफआई ने पोजीशन लगातार क्या किया, यहाँ से हटा लिया। ऐसी कंपनी मैंने पहली बार कुछ ऐसे कंपनी देखते हैं जो बड़ी ग्रुप्स की कंपनी जहाँ पे एफआई डीआई ना हो। और क्वार्टरली डेटा में देखने के लिए सबसे ज्यादा कौन है? प्रमोटर्स बैठे हैं। डीआई कुछ है नहीं, एफआई कुछ है नहीं। पब्लिक के पास जो 11% की होल्डिंग है वो रिटेल में होगा या किसके पास है, जहाँ पे 11.5 लाख लोग इंटरेस्टेड हैं। वो क्या कहते हैं इसके बारे में, तो वो हमारे पास एनएससी के बीटा वर्जन में पता चलता है कि रिटेल में एक्चुअल किसके पास कितना फंड पड़ा हुआ है। तो देखिए 11% में जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे रिटेल में पैसा है, वो रिटेल में पैसा किसके पास है? 10.5% के आसपास जो पैसा है, अर्थात जो शेयर होल्डिंग है वो एक रिटेल में है, जिनकी पोजीशन 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके किसी स्टॉक में चलते हैं। अर्थात इसको सबसे ज्यादा यदि रिटेल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इनकी, अर्थात रिटेल में मतलब 2% की दर से उधर हेरफेर है। अदर देखा जाए तो मार्केट में सारे के सारे मेन या तो प्रोमोटर्स बैठे हैं या फिर क्या बैठा है, एक इन्वेस्टर बैठा है जिसको नाम है रिटेल इन्वेस्टर। चाहे वो ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं या इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। क्या इसकी पोटेंशियल बनती नजर आती है आगे चल करके? तो ये कहा जा सकता है जो लगातार इसमें जो वैल्यूशन था उसको हो सकता है बिल्डअप ज्यादा कर दिया गया। बाद में आपको पता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर के काफी घमासान चलता रहा, फिर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करती नजर आई, लेकिन उस लेवल से सस्टेन फिलहाल तक नहीं कर पाई है। तो इसके बारे में और देखने का प्रयास करें, जहाँ पे हम क्या देखने वाले थे, इसको लेकर के सेगमेंट बाय डिटेल कुछ आता है तो मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता था। तो सेगमेंट बाय डिटेल में हम चलने का प्रयास करें, कुछ होगा तो हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई सेगमेंट बाय डिटेल इस तरह के देखने को नजर नहीं आती है। इनके पीयर्स में हमने देखा, ड्यू डिलिजेंस की तरफ देखे, कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पे फिलहाल कोई ऐसे ड्यू डिलिजेंस की बात नजर नहीं आती है। इंडेक्स ऑफ चार्ज इनके पास काफी बड़ा हैवी अमाउंट देखने को मिलती है, इससे एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से इनके पास बड़ी सी लंबी एक लोन की अमाउंट्स है। और कब से है लोन? 2014 से उनके पास लोन चलती नजर आती है। और एज ऑन टाइम फ्रेम में क्या कहती है स्टॉक की, स्टॉक लगातार क्या थी, एक गिरावट में था। ये भी हो सकता है जब मार्केट में जब इनका लिस्टिंग हुआ तो हाई प्राइस में लिस्टिंग हुआ, लेकिन फिलहाल इस तरह से। लेकिन लेकिन क्या कहता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ जिसका पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है, क्योंकि इसका चार्ट लेवल पर आप जब देखेंगे तो चार्ट लेवल पे इसकी हम ये पी रेशियो की तरफ देखा जाए आकलन करके, तो पी रेशियो में क्या निकल के आती है कंपेयर करने के लिए, कैश मोमेंटल क्या कहती है इसके बारे में। साथ में देखा जाए चाहे वो टाइम फ्रेम हिसाब से 50 डे का डेमार्क देखा जाए तो वो क्या कहता है, 100 1 महीने या 50 डे डेमार्क लगातार गिरावट का सिचुएशन देखने को नजर आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जहाँ पे इसकी वाई वाई में क्या निकल के आती है कंपनी को लेकर, कहती है अदानी विलमार्ट इज एट द वेट स्लेट इन द इतना मिलियन स्टेक इन द ज्वाइंट वेंचर करने वाली है। और वो क्या निकल के आता अपडेट। इसके बाद कहती है बाय 60, जो कि हमने ऑलरेडी कहा कि ओमकार केमिकल में इन्होंने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। उसके बाद एनुअली डेटा इसके बारे में कहती है नियरली जो लगातार क्या थी, एनुअली इनका रेवेन्यू लॉस में चली गई, गिरावट में चली गई, जबकि नेट इनकम भी 74% गिर गया। लगातार एक गिरती नजर आई वाई वाई के हिसाब से। चाहे बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में क्या हुआ, इनकी पोजीशन में क्या होती है, पोजीशन में क्या होती है, गिरावट देखने को मिला था। इन्होंने इनकम एसेट्स भी गिरता है तो इनका जो लाइबिलिटी का पार्ट था वो भी सेटलमेंट होती नजर आती है। तो हमने समझने का प्रयास किया, जो कि हर घर में इसकी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ पहुंचती होगी, उसी पे जाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया अदानी विल्मर्स के बारे में, क्या पोटेंशियल निकल के आती है, क्या आगे एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक को लेकर की, जहाँ पे ट्रेंडिंग लगातार गिरती नजर आती है तब भी मार्केट इसके पीछे पीछे चलती नजर आती है। यदि इसको देखा जाए फिलहाल मार्केट आगे चल सकती है कि नहीं चल सकती है, इस प्रकार से देखा जाए तो फिलहाल क्या पता है, मार्केट अभी उसी लेवल के आसपास आके खड़ी हुई है, इस लेवल पे बार बार आती है, फिर यहाँ से जंप करती है, ऐसा नहीं जंप नहीं करती है, फिर यहाँ से जंप करती है। खास की इस टाइम में देखा जाए, खास के जब 4 जून वाला टाइम फ्रेम था उसमें क्या था, एक लगातार जंप करने का सिलसिला चल रहा था मार्केट को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।